नमस्कार। स्वागत है प्यारे मित्रों आप सभी का राधे क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। हम इस क्लास के अंदर उन सभी प्रश्नों का हल करेंगे जो या तो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो प्यारे साथियों, हम इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल व संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्यारे साथियों, यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, क्लास को स्किप मत करना, क्लास को पूरी देखना। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचते रहे। साथियों, यदि आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से हमारी पिछली क्लास को देख सकते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि किस प्रकार के प्रश्नों का हल यहाँ पे करवाया जाता है, कैसे प्रश्नों का हल करवाया जाता है, उनको किस प्रकार से करना है, कैसे करना है। तो साथियों, चलते हैं आज के टॉपिक पर, आज की क्लास में, आज के प्रश्न पर। प्यारे साथियों, क्लास को शेयर कर देना, लाइक कर देना। चलते हैं साथियों अपने प्रश्न पर। मुसलमान लेखक अल मसूदी किस गुजर प्रतिहार शासक के समय भारत आया था? अरे, जो मुसलमान लेखक था अल मसूदी, वो किस गुजर प्रतिहार शासक के समय भारत आया था? साथियों, ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन 2 महीपाल प्रथम, ऑप्शन 3 मिहिरभोज प्रथम, ऑप्शन 4 यशपाल, ऑप्शन 5 अनुत्रित। तो साथियों, बताना इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या रहने वाला है। जो अल मसूदी था किस गुजर प्रतिहार के समय भारत में आया था? तो कौन सा शासक था रे वो शासक तो था महीपाल प्रथम। कौन सा शासक था? महीपाल प्रथम के समय अल मसूदी भारत आया था। कहाँ पे आया था? भारत आया था। जो अल मसूदी था, अल मसूदी ने एक पुस्तक लिखी थी, महरूल जहान। कौन सी पुस्तक लिखी थी? महरूल जहान पुस्तक लिखी थी। प्यारे साथियों, अल मसूदी ने जो राष्ट्रकूट और जो प्रतिहारों का जो संघर्ष था, इस संघर्ष का भी इस पुस्तक के अंदर उल्लेख किया है। प्यारे साथियों, अपना जो प्रश्न है, अल मसूदी किस गुजर प्रतिहार शासक के समय भारत आया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महीपाल प्रथम हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों, खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सहयोग करने हेतु मारवाड़ के किस शासक ने मालदेव के नेतृत्व में सेना भेजी थी? प्यारे साथियों, जो खानवा का युद्ध हुआ था, इस खानवा के युद्ध में जो मालदेव था, जो राणा सांगा था, राणा सांगा के सहयोग के लिए किस मारवाड़ का कौन सा शासक था जिसने मालदेव के नेतृत्व में सेना भेजी थी? ऑप्शन 1 है जयदेव, ऑप्शन 2 है राव गंगा, ऑप्शन 3 है जयचंद, ऑप्शन 4 है गंगा सिंह, ऑप्शन 5 है अनुत्रित। तो प्यारे साथियों, काफ़ी शानदार प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछने लायक प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे, मारवाड़ का कौन सा शासक था? अरे, वो तो था मारवाड़ का राव गंगा था। कौन था रे साथियों? मारवाड़ का राव गंगा था। राव गंगा ने अपने पुत्र मालदेव के नेतृत्व में खानवा युद्ध के अंदर सांगा की सहायता हेतु सेना भेजी थी। कहते हैं जो खानवा का युद्ध था, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। खानवा का युद्ध महाराणा सांगा व बाबर के मध्य लड़ा गया था। बाबर ने इस युद्ध के अंदर जिहाद की घोषणा की थी। प्यारे साथियों, बाबर ने, कहते हैं इस युद्ध के अंदर जो बाबर था, बाबर विजयी रहा था। और जो सांगा था, सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को कालपी नामक स्थान पर हो जाती है, जहर देने के कारण। प्यारे साथियों, सांगा का जो छतरी है, 8 खंभों की जो छतरी है, वो मांडल भीलवाड़ा में बनी हुई है। कहाँ पे बनी हुई है? मांडल भीलवाड़ा में। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। हर्षनाथ प्रशस्ति के अनुसार सीकर में स्थित हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ?
प्यारे साथियों, हर्षनाथ जो प्रशस्ति थी, इसी प्रशस्ति के अनुसार सीकर में जो हर्षनाथ मंदिर है, इस हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? विग्रहराज चतुर्थ, मालदेव राठौड़, अल्लट, सोमदेव या अनुत्रित। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या रहने वाला है? हर्षनाथ मंदिर का निर्माण तो किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आ जाएगा रे साथियों अल्लट। क्या आ जाएगा? अल्लट आ जाएगा। प्यारे साथियों, हर्षनाथ मंदिर में जो हर्षनाथ प्रशस्ति लगी हुई है, इस प्रशस्ति में चौहान शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। यह प्रशस्ति तो सांबर का जो चौहान शासक था, विग्रहराज प्रथम, कौन सा शासक है? विग्रहराज प्रथम के काल की है, विग्रहराज प्रथम के शासन काल की है। इसमें चौहानों की वंशावली मिलती है, चौहानों की जानकारी मिलती है। कहते हैं जो यह प्रशस्ति है, यह हर्षनाथ प्रशस्ति है। इस प्रशस्ति में वागड़ के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है। वागड़ के लिए वारगट शब्द का प्रयोग किया गया है। वारगट शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रशस्ति के अंदर बताया गया है कि जो हर्षनाथ मंदिर का निर्माण है वो अल्लट के शासनकाल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? अल्लट के में। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। सरदार रिसाला का गठन किस शासक के शासनकाल में हुआ था? सरदार रिसाला जो सैन्य टुकड़ी थी, इस सैन्य टुकड़ी का गठन किस शासक के शासनकाल में हुआ था साथियों? महाराजा तख्त सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराजा उमेद सिंह, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय या अनुत्तरित रहने वाला है। तो प्यारे साथियों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी शानदार प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। साथियों, यदि आपकी भी तैयारी अच्छी है तो आप इस प्रश्न का आंसर बताना। आंसर क्या रहने वाला है? अरे इसका आंसर तो क्या रहेगा? सरदार रिसाला का गठन तो किस शासक के शासनकाल में हुआ था? अरे सरदार रिसाला का गठन तो महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में। प्यारे साथियों, सरदार रिसाला एक 600 घुड़सवारों की सैन्य टुकड़ी थी। किसकी? 600 घुड़सवारों की, जिसे सरदार रिसाला कहा जाता था। प्यारे साथियों, यह जो सरदार रिसाला था, इस सरदार रिसाला का गठन महारानी जो विक्टोरिया थी, इसके 50 वर्षों के शासनकाल के उपलक्ष्य में जोधपुर के अंदर गोल्डन जुबली समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें करवाया गया था। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों, वृहत राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन थे? प्यारे साथियों, हमें पता है राजस्थान का जो एकीकरण था, एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ था। इन 7 चरणों में जो चौथा चरण था वृहत राजस्थान, इस वृहत राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन थे? शोभाराम कुमावत, NV गौडगिल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू या अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों, बताना इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। एकीकरण के चौथे चरण का उद्घाटन तो किसने किया था रे साथियों? अरे याद रखना एक लाइन, गौडगिल, गौडगिल, चाचा, पटेल। तो क्या आ जाएगा? चौथे चरण का उद्घाटन तो किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था रे साथियों? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण के चौथे चरण का उद्घाटन किया था। एकीकरण का जो चौथा चरण था, वो चौथा चरण 30 मार्च 1949 को गठित हुआ था। इसी दिन कहते हैं राजस्थान की अधिकतर जो रियासतें थी, उन रियासतों का विलय राजस्थान में कर दिया गया था। इस कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। प्यारे साथियों, वृहत राजस्थान जो चौथा चरण था, चौथे चरण के अंदर जो रियासतें थी, उन रियासतों में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर रियासतों का विलय किया गया था। इस दिन जो राज प्रमुख था, वो राज प्रमुख तो किसको बना दिया गया था? राज प्रमुख तो मान सिंह द्वितीय को बना दिया गया था, जबकि महाराज प्रमुख मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया था। उपराज प्रमुख कोटा के भीम सिंह को बनाया गया था। चौथे चरण का प्रधानमंत्री तो हीरालाल शास्त्री को बना दिया गया था, जबकि उप प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था। राजधानी जयपुर को बनाया गया था। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस हत्याकांड में रूपाजी धाकड़ एवं कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान शहीद हुए थे? कौन सा हत्याकांड था जिसके अंदर रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान शहीद हुए थे साथियों?
यदि आपने किसान आंदोलन पढ़े होंगे तो आप इस प्रश्न का आंसर दे दोगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है। तो कौन सा हत्याकांड था साथियों? नीमड़ा हत्याकांड, गोविंदपुरा हत्याकांड, नीमूचना हत्याकांड, डाबी हत्याकांड या अनुत्तरित रहने वाला है। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या रहने वाला है? किस हत्याकांड में रूपाजी धाकड़ एवं कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान शहीद हुए थे? तो कौन सा हत्याकांड था साथियों? वो हत्याकांड तो था गोविंदपुरा हत्याकांड। कौन सा हत्याकांड था साथियों? गोविंदपुरा हत्याकांड सन 13 जुलाई 1923 को हुआ था। कब हुआ था? 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ था। इसके अंदर कहते हैं जो किसानों की सभा थी, इस किसानों की सभा पर अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच ने गोलीबारी करवा दी थी। प्यारे साथियों, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोविंदपुरा हत्याकांड। प्यारे साथियों, नीमड़ा कांड तो 6-7 मार्च 1921 को हुआ था, सिरोही में हुआ था। जबकि नीमूचना हत्याकांड था वो 14 मई 1925 को अलवर में हुआ था। नीमूचना हत्याकांड 14 मई 1925 को अलवर में हुआ था। जबकि डाबी हत्याकांड तो 2 अप्रैल को हुआ था। 2 अप्रैल 1923 को कौन सा कांड हुआ था? डाबी हत्याकांड हुआ था 2 अप्रैल 1923 को। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? असुमेलित है उसको पहचानना है साथियों। एक तरफ प्रजामंडल दिया हुआ है, एक तरफ स्थापना वर्ष दिया हुआ है। तो कौन सा असुमेलित है? जयपुर प्रजामंडल 1931, जोधपुर 1934, मेवाड़ 1938, जैसलमेर 1943 या अनुत्तरित रहने वाला है। तो प्यारे साथियों, बताना इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या रहने वाला है? कौन सा असुमेलित है साथियों? इसमें से बताना इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जैसलमेर प्रजामंडल। अरे प्यारे साथियों, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1943 में न होकर के 1945 में होती है। कब होती है? 1945 में। जबकि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में। जोधपुर प्रजामंडल, जिसे मारवाड़ के नाम से भी जानते हैं, 1934 में हुई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 के अंदर हुई थी। प्यारे साथियों, काफ़ी शानदार प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों, सर्वधर्म सद्भाव का प्रतीक धर्म स्तूप किस जिले में है? सर्वधर्म सद्भाव का जो प्रतीक है धर्म स्तूप या धर्म स्तूप किस जिले में है साथियों? धौलपुर में, सीकर में, बीकानेर में, चूरू में या अनुत्तरित रहने वाला है। तो प्यारे साथियों, बताना। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी शानदार प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्म स्तूप तो कौन से जिले में है? धर्म स्तूप तो चूरू जिले में स्थित है। प्यारे साथियों, इस धर्म स्तूप का निर्माण 1925 में स्वामी गोपाल दास द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? स्वामी गोपाल दास द्वारा करवाया गया था। इसे लाल घंटाघर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लाल घंटाघर के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों, कावड़ के लिए प्रसिद्ध स्थान है। अरे कावड़ के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है साथियों? यदि आपने हस्तकला से संबंधित टॉपिक पढ़ा होगा तो आप इस प्रश्न का आंसर दे दोगे। कावड़ के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? सीतापुरा, बस्सी, नाथद्वारा, आकोला या अनुत्तरित रहने वाला है। तो प्यारे साथियों, बताना इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या रहने वाला है? कावड़ के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? अरे कावड़ के लिए प्रसिद्ध स्थान तो बस्सी है, जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है। बस्सी तो चित्तौड़ में स्थित है। प्यारे साथियों, यहाँ पर लकड़ी की जो मंदिर नुमा आकृति होती है, इस मंदिर नुमा आकृति को कावड़ कहा जाता है। जबकि यदि कावड़ के अंदर मूर्ति स्थापित कर दी जाती है तो मूर्ति स्थापित करने के बाद में वो क्या कहलाता है? बेवाण कहलाता है। मूर्ति स्थापित करने के बाद में कावड़ क्या कहलाती है? बेवाण कहलाती है। बेवाण को चलता फिरता मंदिर भी कहा जाता है, देव विमान भी कहा जाता है, मिनिएचर वुमन टेम्पल की संज्ञा भी दी गई है। तो प्यारे साथियों, कावड़ के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा हो जाएगा? बस्सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
प्रश्न है साथियों, गुड़ला नृत्य को किस संस्थान के द्वारा संरक्षण दिया गया? गुड़ला जो नृत्य था, इस नृत्य को किस संस्थान के द्वारा संरक्षण दिया गया है साथियों? रूपायन संस्थान, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान ललित कला अकादमी, जवाहर कला केंद्र या अनुत्तरित रहने वाला है। तो प्यारे साथियों, गुड़ला नृत्य को किसके द्वारा संरक्षित किया गया है, किसके द्वारा संरक्षण दिया गया है? तो गुड़ला नृत्य को किसके द्वारा संरक्षण दिया गया है साथियों? कौन सा संस्थान है? वो संस्थान तो है रूपायन संस्थान। कौन सा संस्थान है रे साथियों? रूपायन संस्थान। रूपायन संस्थान की स्थापना तो 1960 में की गई थी, कोमल कोठारी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कोमल कोठारी द्वारा की गई थी। कोमल कोठारी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके जो सह-संस्थापक थे वो सह-संस्थापक विजयदान देता थे। कौन थे? विजयदान देता इसके सह-संस्थापक थे। प्यारे साथियों, जो रूपायन संस्थान है, यह रूपायन संस्थान तो बोरुंदा जोधपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बोरुंदा जोधपुर के अंदर रूपायन संस्थान स्थित है। प्यारे साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साथियों, मरु भाषा का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? मरु जो भाषा है, इस मरु भाषा का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है साथियों? आईन अकबरी, पिंगल शिरोमणि, कुवल्य माला, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया या अनुत्तरित रहने वाला है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी शानदार प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो प्यारे साथियों, बताना इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या रहने वाला है? प्यारे साथियों, मरु भाषा का उल्लेख तो कुवल्य माला के अंदर मिलता है। कौन से पुस्तक में, कौन से ग्रंथ में मिलता है? कुवल्य माला में मिलता है। कुवल्य माला की रचना तो उद्योतन सूरी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? उद्योतन सूरी द्वारा कुवल्य माला की रचना की गई थी, उद्योतन सूरी द्वारा की गई थी। इसके अंदर कुल 18 देसी भाषाओं का उल्लेख मिलता है। कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? 18 देसी भाषाओं का। इसमें जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाषा, जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा है मरु भाषा, इस मरु भाषा का उल्लेख भी मिलता है। मरु भाषा मारवाड़ी भाषा का प्राचीन नाम है। किसका नाम है? मारवाड़ी। जो वर्तमान में जो मारवाड़ी भाषा है, इस मारवाड़ी भाषा का प्राचीन नाम ही मरु भाषा है। क्या है? मरु भाषा। तो प्यारे साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुवल्य माला, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों, राजस्थान पर्यटन निदेशालय कब व कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान जो पर्यटन निदेशालय था, इस पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब व कहाँ की गई थी? 1956 जयपुर में, 1955 जयपुर में, 1952 जयपुर में, 1978 जयपुर में या अनुत्तरित रहने वाला है? तो बताना साथियों, इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी रे साथियों? 1955 में। कहाँ? जयपुर की गई थी। कहाँ पे की गई थी? जयपुर में। 1955 में राजस्थान पर्यटन निदेशालय की स्थापना की गई थी। प्यारे साथियों, राजस्थान जो पर्यटन विभाग है, इस राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना तो वर्ष 1956 के अंदर पर्यटन विभाग की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी 1956 में? पर्यटन विभाग। किसकी? पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में की गई थी। जबकि प्यारे साथियों, राजस्थान जो होटल विकास निगम है, वो राजस्थान होटल विकास निगम की स्थापना वर्ष 1965 में की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 1965 में। जबकि राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1978 में जयपुर में की गई थी, जिसे आरटीडीसी के नाम से जाना जाता है। इस आरटीडीसी की स्थापना 1978 में जयपुर में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? जयपुर में। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है, मीरा पुरस्कार किस अकादमी द्वारा दिया जाता है? मीरा जो पुरस्कार है, वो पुरस्कार किस अकादमी द्वारा दिया जाता है? ललित कला अकादमी, रूपायन संस्थान, राजस्थान साहित्य अकादमी, जवाहर कला केंद्र या अनुत्तरित रहने वाला है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है साथियों? अच्छी तैयारी है, मजबूत तैयारी है तो आप इसका आंसर देना। आंसर क्या रहने वाला है? प्यारे साथियों, मीरा पुरस्कार तो किसके द्वारा? राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है साथियों?
राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा मीरा पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा? राजस्थान साहित्य का प्रथम जो मीरा पुरस्कार है वो प्रथम मीरा पुरस्कार रामानंद तिवारी को दिया गया था। किसको दिया गया था? रामानंद तिवारी को प्रथम मीरा पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? मीरा पुरस्कार दिया गया था। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उदयपुर के अंदर राजस्थान साहित्य अकादमी स्थित है। यह राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? सर्वोच्च पुरस्कार है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? 2011 की जो जनगणना है, इस जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं साथियों? ऑप्शन 1 है भरतपुर, धौलपुर। ऑप्शन 2 है भरतपुर, जैसलमेर। ऑप्शन 3 है बाड़मेर, अजमेर। ऑप्शन 4 है जयपुर, जैसलमेर। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित। तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो कहाँ पे था? कहाँ पे तारे साथियों? सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो जयपुर एवं जैसलमेर में था। कहाँ पे था? जयपुर एवं जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व था। प्यारे साथियों राजस्थान का जो 2011 की जनगणना है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनघनत्व था वो जनघनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी में था। 200 व्यक्ति जो थे वो प्रति वर्ग किलोमीटर में थे। प्यारे साथियों सर्वाधिक जनघनत्व जयपुर के अंदर 595 था। प्यारे साथियों चलते हैं और जो न्यूनतम था जैसलमेर के अंदर 17 व्यक्ति था। कितना था? 17। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साथियों माही नदी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? माही नदी जो है इसके संदर्भ में असत्य कथन को ढूंढना है। राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ी है तो आप इसका आंसर देना। आंसर क्या रहने वाला है? इस नदी को आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा आदि उपनामों से जाना जाता है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी है। इस नदी पर गुजरात में कागदी पिकअप बांध बना हुआ है। उपरोक्त सभी या अनुत्तरित रहने वाला है। तो प्यारे साथियों बताना इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या रहने वाला है? अरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर तो क्या रहने वाला है? इसका राइट आंसर तो रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 जो है। ऑप्शन नंबर 3 इस नदी पर गुजरात में कागदी पिकअप बांध बना हुआ है। यह तो असत्य कथन है साथियों, क्योंकि कागदी पिकअप बांध गुजरात में न होकर के बांसवाड़ा में है। कहाँ पे है? बांसवाड़ा के अंदर है। जबकि गुजरात में माही नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? अरे माही नदी पर गुजरात के अंदर तो कड़ाणा बांध बना हुआ है। कौन सा है? कड़ाणा बांध माही नदी पर गुजरात में बना हुआ है। जबकि कागदी पिकअप तो बांसवाड़ा में बना हुआ है। इस नदी को आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है, कांठल की गंगा भी कहा जाता है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी है। उल्टे यूं आकार में बहती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। प्यारे साथियों माही नदी की जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई 576 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है। कितनी है? 171 किलोमीटर। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों राजस्थान नहर का नाम परिवर्तित कर इंदिरा गांधी नहर कब किया गया? राजस्थान जो नहर है इस नहर का नाम परिवर्तित करके इंदिरा गांधी नहर कब किया गया था साथियों? ऑप्शन 1 2 नवंबर 1984। ऑप्शन 2 2 अक्टूबर 1982। ऑप्शन 3 23 दिसंबर 1985। ऑप्शन 4 18 फरवरी 1984 या अनुत्तरित रहने वाला है। तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या रहने वाला है? अरे इंदिरा गांधी नहर का नाम तो परिवर्तित कर राजस्थान नहर का नाम परिवर्तित कर इंदिरा गांधी नहर कब किया गया था? कब किया गया था साथियों? तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो 1 है 2 नवंबर 1984 को इसका नाम परिवर्तित करके इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया था। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है या मरुगंगा भी कहा जाता है।
जो इंदिरा गांधी नहर है, जो राजस्थान नहर था, इस राजस्थान नहर का जो प्रारंभिक विचार था, जो तत्कालीन इंजीनियर थे बीकानेर के कंवर सेन, इन बीकानेर के कंवर सेन ने 1948 में बीकानेर में पानी की आवश्यकता हेतु एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। क्या प्रस्तुत की थी? रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों के अनुकूल सौर ऊर्जा नीति कब लागू की गई? जो सौर ऊर्जा नीति थी वो सौर ऊर्जा नीति कब लागू की गई थी साथियों? अप्रैल 2011, 8 फरवरी 2014, 18 दिसंबर 2019, 26 फरवरी 2010 या अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या रहने वाला है? सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई थी? इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 3 है 18 दिसंबर 2019। 18 दिसंबर 2019 को जो नई सौर ऊर्जा नीति है वो नई सौर ऊर्जा नीति लागू की गई थी। प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर जो 4 है 26 फरवरी 2010। 26 फरवरी 2010 को नई बायोमास नीति का क्रियान्वयन किया गया था। नई बायोमास नीति लागू की गई थी 26 फरवरी 2010 को। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब की गई? सांबर जो साल्ट लिमिटेड है इस सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी साथियों? 1960 में, 1974 में, 1965 में, 1978 में या अनुत्तरित रहने वाला है? तो साथियों सांबर जो साल्ट लिमिटेड है, सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना तो 1960 में की गई थी। कब की गई थी रे साथियों? 1960 में सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई थी। जबकि 1964 सांबर जो साल्ट लिमिटेड है इसकी स्थापना जयपुर में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? जयपुर में की गई थी। 1964 में जो सांबर साल्ट लिमिटेड थी इस सांबर साल्ट लिमिटेड को भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण कर इसका जो नाम है हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। राजस्थान में उप मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होने वाली प्रथम महिला कौन थी? राजस्थान में जो उप मुख्यमंत्री का पद है इस पद पर आसीन होने वाली प्रथम महिला कौन थी? वसुंधरा राजे, गायत्री देवी, यशोदा देवी, कमला बेनीवाल या अनुत्तरित रहने वाला है? तो साथियों उप मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला तो कौन थी रे साथियों? कमला बेनीवाल। कौन थी साथियों? कमला बेनीवाल राजस्थान में उप मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होने वाली प्रथम महिला थी। कमला बेनीवाल सन 2003 में सर्वप्रथम उप मुख्यमंत्री बनी थी। राजस्थान में अब तक 6 उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं प्यारे साथियों, जिनमें देखते हैं पहले तो थे टीकाराम पानीवाल जो 1952 में रहे थे। दूसरे हैं हरिशंकर भाबड़ा जो 1993 में रहे थे। तीसरे हैं बनवारी लाल बेरवा 2002 में। चौथे हैं कमला बेनीवाल 2003 में। पांचवें हैं सचिन पायलट 2018 में बने थे। जबकि छठे नंबर पर प्रेमचंद बेरवा व दिया कुमारी जो छठे नंबर के उप मुख्यमंत्री है इनमें आते हैं। तो प्यारे साथियों प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन आ जाएगी? कमला बेनीवाल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साथियों राज्य विधानसभा अध्यक्ष होता है। राज्य जो विधानसभा अध्यक्ष है वो राज्य विधानसभा अध्यक्ष होता है साथियों चयनित, मनोनीत, नियुक्त, निर्वाचित या अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों बताना राज्य विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है अध्यक्ष क्या होता है? क्या आंसर रहेगा इसका? बताना साथियों। राज्य विधानसभा का अध्यक्ष तो क्या होता है साथियों? चयनित होता है। क्या होता है? विधायकों में से चयन किया जाता है। क्या किया जाता है साथियों? चयन किया जाता है। जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 178 के अंदर वर्णित है कि जो राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं इन सदस्यों में से किसी एक का चयन विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किया जाता है। प्यारे साथियों अपना जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विधानसभा अध्यक्ष चयनित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों
राज्य न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? राज्य जो न्यायालय है, इस न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है साथियों? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215 या अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या रहने वाला है? राज्य न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो प्यारे साथियों, इसका तो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 215 में राज्य न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना उल्लेखित है। प्यारे साथियों, अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 232 के मध्य उच्च न्यायालय के जो प्रावधान है, इन प्रावधानों को बताया गया है। अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 232 के अंदर भाग कौन सा है? भाग आ जाएगा, भाग संविधान के भाग 6 के अंदर उच्च न्यायालय के प्रावधान बताए गए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों, राज्य सूचना आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? जो राज्य सूचना आयोग है, इसके निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है साथियों? उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, 1 व 2 दोनों, राष्ट्रीय सूचना आयोग के पास, या अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों, बताना इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या रहने वाला है? राज्य सूचना आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील तो कहाँ की जा सकती है? अरे कहाँ की जा सकती है साथियों? उच्च व उच्चतम न्यायालय, दोनों न्यायालयों के अंदर राज्य सूचना आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। प्यारे साथियों, राज्य सूचना आयोग के विरुद्ध निर्णय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों में की जा सकती है। सूचना का जो अधिकार अधिनियम है, इस अधिनियम के अंदर कुछ बिंदु निर्धारित किए गए हैं। उन बिंदुओं में हम देखते हैं कि एक बिंदु तो है कि लोक सूचना जो अधिकारी है, लोक सूचना अधिकारी 30 दिन का अधिकारी जो होता है, उसको 30 दिन के समय के भीतर सूचना उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिपादित किया गया है। सूचना उपलब्ध करवानी पड़ती है उसको। दूसरी है, यदि लोक सूचना अधिकारी 30 दिन के अंदर यदि सूचना उपलब्ध नहीं करवा पाता, तो वह जो आमजन है, जो नागरिक है, उस नागरिक से फीस नहीं ले सकता। क्या नहीं ले सकता? फीस नहीं ले सकता। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों, राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में कब किया गया? जो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण है, इनका विलय जिला परिषदों में कब किया गया था? 2003, 2007, 2002, 2005 या अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों, राइट आंसर क्या होगा इसका? क्या हो जाएगा रे साथियों? राइट आंसर तो, अरे इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सन 2003 के अंदर जो ग्रामीण विकास अभिकरण थे, इन ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में सन 2003 में कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 2003 में। प्यारे साथियों, सन 1988 के अंदर एक समिति गठित की गई थी। समिति का नाम है हरलाल सिंह खर्रा समिति। कौन सी समिति थी? हरलाल सिंह खर्रा समिति। हरलाल सिंह खर्रा समिति की, इस समिति का गठन किया गया था। इसी समिति की अनुशंसा पर जो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण थे, इन जिला विकास ग्रामीण अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में सन 2003 में कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 2003 में। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन रहे थे? राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है, इस लोक सेवा आयोग का प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन रहा था साथियों? ललित के पंवार, एस.सी. सिंगारिया, बी.एल. माथुर, एम.एल. कुमावत या अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? अरे इसका राइट आंसर तो क्या रहने वाला है? राइट आंसर रहने वाला है एस.सी. सिंगारिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थे। प्यारे साथियों, आरपीएससी जो है, आरपीएससी की स्थापना तो कब की गई थी? 16 अगस्त 1949 को आरपीएससी की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? आरपीएससी की स्थापना की गई थी। इसका जो प्रथम अध्यक्ष है, वो प्रथम अध्यक्ष एस के घोष को बनाया गया था। प्रथम अध्यक्ष एस के घोष को बनाया गया था।
प्यारे साथियों, एससी जो सिंगारिया है, एससी सिंगारिया आरपीएससी के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे। इनका जो कार्यकाल था, कार्यकाल 28 नवंबर 1989 से 4 सितंबर 1990 तक रहा था। क्या रहा था? 28 नवंबर 1989 से 4 सितंबर 1990 तक राजस्थान के जो प्रथम कार्यवाहक आरपीएससी के जो प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थे वो कौन रहे थे? एससी सिंगारिया रहे थे। कौन रहे थे? एससी सिंगारिया रहे थे। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। आप कमेंट देके बताना आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही निकले, कितने प्रश्न गलत निकले। गलत निकले प्रश्नों को दोबारा से देखना, क्लास को अच्छे से देखना, और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचते रहे, नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। प्यारे साथियों, यदि आपका साथ इसी प्रकार से बना रहा तो आपके लिए और शानदार प्रश्न लेके आऊँगा। आप हर एग्ज़ाम के अंदर कोई प्रश्न गलत नहीं कर पाओगे। हर प्रश्न की व्याख्या करवाऊंगा और भी शानदार प्रश्नों का क्लासें लेकर के आऊँगा। तो चलते हैं साथियों, आज की क्लास को समाप्त करते हैं। प्यारे साथियों, धन्यवाद।